नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है किडनी के उसके नेफ्रॉन्स। हम जानते हैं कि किडनी कई सारे नेफ्रॉन्स से, मिलियंस नेफ्रॉन्स से मिलकर उसका बना हुआ होता है। नेफ्रॉन यह जो किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी होती है और आज हम लोग उसी के बारे में ही देखेंगे। नेफ्रॉन के बारे में इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद में इसके मैकेनिज्म में देखेंगे कि किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और उसका फिल्ट्रेशन होता है या फिर उसका निस्यंदन होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन के इसके संरचना। तो नेफ्रॉन के संरचना को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है मालपिघियन बॉडी और दूसरा है आपका वृक्क नलिकाएं, या फिर इसी को ही बोला जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ये वाला भाग होता है, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है मालपिघियन ट्यूब बोला जाता है और यह दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक देखते हैं, पहला है आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा देखते हैं हम लोग बोमेन्स कैप्सूल। तो जो ये वाला पार्ट होता है, जहाँ यहाँ देखिए थोड़ा सा बहुत कचर पचर टाइप का दिख रहा है, इसी को ही बोला जाता है ग्लोमेरुलस बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं कि एक प्लेट में हम यदि नूडल्स को लेते हैं, सेम उसी प्रकार से इसमें जो नलिकाएं होती हैं या फिर जो इसमें बहुत सारे जो ब्लड के नलिकाएं होती हैं या फिर जो इसके आर्टरी होता है वह बहुत छोटे छोटे इसके सिकाओं में बटा हुआ रहता है। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। जो ये कप शेप का होता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, बोमेन्स कैप्सूल बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें से जब नलिका आगे बढ़ता है तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक को इसको बोला जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका बोला जाता है, या फिर इसी को ही क्या बोला जाता है इंग्लिश में प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। तो दोस्तों, इतना तक किसको क्या बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक को प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। और यहाँ से ये जो यू शेप है इसको बोला जाता है लूप्स ऑफ हेनले। इसी को क्या बोला जाता है, हेनले का लूप कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक को दूरस्थ कुंडलित नलिका बोला जाता है, या फिर इसी को इंग्लिश में डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखते हैं, फिर ये वाला जो दिख रहा है, इसको जो सीधा टाइप का दिख रहा है, इसको बोला जाता है कलेक्टिंग ट्यूब बोला जाता है या फिर संग्रह नलिका बोला जाता है। यहाँ आगे हम देखते हैं तो यह यूरेटर से होते हुए जो मूत्राशय होता है, या फिर इसी को इंग्लिश में बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में यह संग्रह होता है और संग्रह होने के बाद में फिर यह यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। तो संरचना हम लोग इतना देख लिए कि मुख्य रूप से हम लोग देखे हैं कि इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है, इसको बोला जाता है मालपिघियन बॉडी, और मालपिघियन बॉडी दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक है बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा है ये वाला ग्लोमेरुलस से बना हुआ है। तो ग्लोमेरुलस में हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे केशिकाएं, इसमें गुच्छे के रूप में होता है, बंच होता है और यहीं से फिर ब्लड होता है, वह छन्ने का कार्य होता है। इसको हम लोग आगे इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। तो इतना समझ में आ गया। और यहाँ से फिर यहाँ तक को इसको बोला जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका बोला जाता है और इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक को। और जो यू शेप है उसको बोला जाता है हेनले का लूप बोला जाता है, या फिर इसी को ही लूप्स ऑफ हेनले बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब बोला जाता है या संग्रह वाहिनी बोला जाता है। और फिर यहाँ से फिर यूरेटर, यूरेटर से फिर मूत्राशय, मूत्राशय फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर शरीर से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, संरचना इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखते हैं इधर भी, ये देख लीजिए, मैं सेम उसी को ही यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था मालपिघियन बॉडी। मालपिघियन बॉडी को दो भागों में बांटा गया है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। और जो वृक्क नलिकाएं हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को इसको तीन भागों में बांटा गया है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, और फिर लास्ट में हम लोग क्या देखे हैं, इसको बोला जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है। तो दोस्तों, ये है संरचना। आगे हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन मुख्य रूप से इसको तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी जो मैकेनिज्म है इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको परानिस्यंदन भी बोला जाता है। दूसरा देखते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसको बोला जाता है चयनात्मक पुनः अवशोषण। और तीसरा देखते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन, इसी को ही अब क्या बोला जाता है, नलिकीय स्रावण भी बोला जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। हम लोग देखे हैं कि इसमें जो यहाँ ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में इसमें बहुत सारे जो ब्लड के इसमें कैपिलरीज होते हैं, उसी कैपिलरीज से फिर जो ब्लड होता है वह जो कप नुमा संरचना है इसमें जाता है, और इसमें से फिर जो बहुत महीन कण होते हैं वे इसमें जाते हैं, और ब्लड के जो बड़े कण होते हैं वे इसी में ही रुक जाते हैं। और रुकने के बाद में फिर हम देखते हैं कि हाँ दोस्तों, मैं बताना भूल गया था, जो इसके स्ट्रक्चर है इसमें जो ब्लड लाता है मतलब जो इस कप शेप में ग्लोमेरुलस में जो ब्लड लाता है उसको बोला जाता है एफरेंट आर्टरीज बोला जाता है, या फिर इसी को ही अभिवाही धमनिका बोला जाता है। और जो दूसरा होता है यहाँ से ब्लड लेके जाता है, जो छनने के बाद में जो छनित ब्लड होता है उसको लेकर जाता है, उसको इफरेंट आर्टरीज बोला जाता है, या फिर इसी को ही अफवाही धमनिका बोला जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो आ है शुरू आ रहा है और ई है इसमें बाद में आ रहा है, या फिर इसी को ही बोल सकते हैं कि इसमें ब्लड आ रहा है इसलिए एफरेंट आर्टरीज इसको बोला जाता है। इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि इसको बस याद करने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं इसको कि ये आ है, ए है, इसलिए एफरेंट आर्टरीज मतलब इसमें ब्लड आ रहा है, और दूसरा इसमें फिर इफरेंट आर्टरीज मतलब इसमें ब्लड जा रहा है छन्ने के बाद में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें छन्ने के बाद में जो महीन कण होते हैं, जैसे यूरिया का हो गया, इसमें हम देखते हैं यूरिया, वाटर, और देखते हैं हम लोग एमिनो एसिड इसमें आने लगते हैं, मतलब पानी ये सब, और यूरिया इसमें आता है, छन कर इसमें आता है। हम जानते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन लीवर में होता है, और उसका फिर लीवर में फॉर्मेशन होने के बाद में वह छनने के लिए कहाँ आता है, किडनी में आता है। और किडनी में कहाँ यह छनता है, यह छनता है आप लोगों का इसमें बोमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस होता है इसमें, मतलब ये जो पूरा संरचना होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको नेफ्रॉन बोला जाता है। और इसी नेफ्रॉन में ही यूरिन का छनना होता है, या फिर इसी में यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन अलग होता है ब्लड से। तो यहाँ इतना समझ में आ गया। और यहाँ फिर ये सब वाटर, यूरिन और एमिनो एसिड और कुछ अन्य जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वह इस जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है इसमें आता है, और आने के बाद में फिर इसमें ये यहाँ से फिर यूरिन, यहाँ से फिर इसमें जो ये कलेक्टिंग ट्यूब होता है इसमें चला जाता है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि जो इतना तो हो गया, ये परानिस्यंदन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यही फिल्टर होता है, ब्लड का फिल्टर यही होता है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल में होता है। आगे हम देखते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या चयनात्मक पुनः अवशोषण। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे इसमें ब्लड कैपिलरीज और लगा होता है इसमें, और ब्लड कैपिलरीज जो होता है ये क्या काम करता है, ये ब्लड कैपिलरीज ये अलग होता है, ये दोनों एफरेंट आर्टरीज और इफरेंट आर्टरीज से अलग होता है, नस होता है ये अलग होता है। और इसमें जो ये आवश्यक जो हम लोगों के लिए आवश्यक होता है, जो हम लोग के शरीर के लिए आवश्यक जो मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे कि इसमें हम देखते हैं वाटर हम लोग के लिए आवश्यक होता है, एमिनो एसिड है हम लोग के लिए आवश्यक होता है, ये सब हम लोग के शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो यह पुनः इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो ये देखते हैं कि ये क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है। तो इसमें से जो एमिनो एसिड है, वाटर है, और जो बहुत से इसमें ग्लूकोज के अणु भी होते हैं, यह फिर से जो ब्लड के इसमें क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होता है उसमें यह फिर से वापस आ जाता है। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण को कहा जाता है, क्योंकि इसमें चयन किया जाता है कि कौन से मॉलिक्यूल को शरीर से बाहर करना है, यूरिन के थ्रू इसको बाहर करना है, और किसको शरीर के लिए आवश्यक हो उसको शरीर में रखना है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण बोला जाता है, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोला जाता है। तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ जो यूरिन होता है केवल वही बचा रहता है, और कुछ इसमें और जो
हम लोग के शरीर के लिए अनावश्यक होता है वह भी इसमें बचा हुआ रहता है। यहाँ देखते हैं हम लोग कि इसमें जो हम लोग के शरीर के लिए आवश्यक होता है वह यहाँ ज़्यादा होता है और उसको फिर यहाँ से एब्जॉर्ब करके आवश्यक मॉलिक्यूल होता है वह इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर यह हम लोग के शरीर में चला जाता है इस कैपिलरीज के थ्रू। और यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ जो ये वाला जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है इसमें क्या होता है, यहाँ यूरिन और जो हम लोग के शरीर के लिए अपशिष्ट होता है वही केवल बचा रह जाता है। यहाँ फिर आगे देखते हैं हम लोग कि यह कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाता है और कलेक्टिंग ट्यूब में आने के बाद में यह फिर कलेक्टिंग ट्यूब से फिर होते हुए यूरेटर में जाता है और यूरेटर से फिर यह मूत्राशय में जाता है और मूत्राशय से फिर यूरेथ्रा में चला जाता है। मूत्राशय कहने का मतलब है कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर शरीर से बाहर हो जाता है। तो इतना इसका मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो यहाँ मैं बताया कि जो ट्यूबुलर सिक्रेशन कहने का मतलब यह है, यहाँ हम देखते हैं कि जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होता है यह यहाँ से यूरिन का इसमें जो कलेक्टिंग ट्यूब होता है उसी में जाता है। तो ये तीसरा नंबर का जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है वह यही वाला मैकेनिज्म होता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। आई थिंक इसके मैकेनिज्म भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और उसके स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जो किडनी के इसके विकार होते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मूत्राशय शोथ, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें हम जानते हैं कि यूरिन का उसमें जमाव होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है या फिर मूत्राशय होता है उसमें शोथ उत्पन्न हो जाता है, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है, अंदर में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है वह घाव उसमें हो जाता है। उसी को ही क्या बोला जाता है, मूत्राशय शोथ बोला जाता है। इसको इंग्लिश में सिस्टाइटिस बोला जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वृक्क पथरी या फिर रीनल स्टोन बोला जाता है। हाँ दोस्तों, और एक मैं बताना चाहूँगा कि जो विज्ञान में या फिर इसको मेडिकल लैंग्वेज में जो वृक्क होता है या किडनी होता है उसको रीनल भी बोला जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कई जगह रीनल आर्टरी, रीनल वेन ये सब होता है, तो वह वृक्क धमनिका, वृक्क शिराएँ ये सब इसके बारे में होती हैं। तो रीनल कहने का मतलब यहाँ क्या होता है, वृक्क होता है। हम देखते हैं कि जो वृक्क पथरी होता है उसमें जो किडनी होता है, किडनी में ही क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और फास्फेट का इसमें जमाव हो जाता है और जमाव होने के कारण ही वह क्या होता है, पथरी का रूप ले लेता है। इसी को ही इसमें जो जमाव हुए रहता है कैल्शियम ऑक्जेलेट और फास्फेट, इन्हीं जो मिक्सचर होता है इसी को ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है किडनी स्टोन बोला जाता है। ये इसी को ही पथरी बोला जाता है। तो दोस्तों यह यदि छोटा हो तो इसमें पानी यदि हम लोग अधिक पीते हैं तो यह शरीर से बाहर हो सकता है, लेकिन यदि बड़ा होता है तो इसके लिए फिर मेडिकल का सपोर्ट या फिर मेडिकल की आवश्यकता होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। यदि मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।